प्यारे बच्चों नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे आर्थिक सुधारों का सबसे पहला एलिमेंट बाजार सुधार। आर्थिक सुधार इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बाजार सुधार इज मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है। चित्तौड़गढ़ की लड़ाई के बाद, चित्तौड़गढ़ की लड़ाई अपन देखे, अलाउद्दीन खिलजी 1303, 1298 गुजरात, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़। लौटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण स्थापित करने के कई कदम उठाए। अब देखो, अपने कारण में देखा था जियाउद्दीन बनने के कारण सैन्य कारण, तो सैन्यकरण आ गया कि नहीं, साम्राज्य मेरा बड़ा होता जा रहा है। जनता को अगर अपन खुश रखना है तो क्या है, चीज़ों के अंदर एक सस्ती मिले और एक जो प्राइस है वो निश्चित रहना चाहिए। सस्ता इतना जरूरी नहीं जितना निश्चितता जरूरी है, सर्टेनिटी होनी चाहिए। दूसरा, सैनिकों को बिल्कुल एक कम कीमत के ऊपर सामान मिले, है कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो जनता के मामले में प्याज का उदाहरण मैंने दिया था पहले, और सैनिकों के मामले में कैंटीन व्यवस्था का उदाहरण दिया था। तो ये सारी देखो उस समय की सोच है। आज तो अपन 2024-21 शताब्दी के अंदर है, ये तो मध्यकालीन समय करीबन करीबन जैसे अपन देखते हैं कि ये 1400 के लगभग की बात, तो 600 साल पहले की बात है, 600-700 साल पहले की बात है। देखो अभी तो अपन आज़ादी को 75 साल ही हुए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये देखो कब की बात है, करीबन मतलब 800 साल पहले की बात है। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था, है ना, स्थायित्व रहना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय कीमतों के सस्तेपन से अधिक महत्वपूर्ण था बाजार में निश्चित कीमतों का होना। सस्तापन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना निश्चित है। एक प्याज वही 2 रुपये किलो मिल रहा है, वही प्याज जन्माष्टमी में 100 रुपये किलो मिल रहा है। अरे ये क्या है, सस्तापन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे एक यूनिफॉर्म रेट पे देते 10 रुपये किलो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि प्याज की रेट क्या है। ऐसा नहीं लेने गए तब और नहीं ये चीज़, ठीक है। तो देखो आज ही गवर्नमेंट फेल है, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा मध्यकालीन, बोलते हैं मध्यकालीन यही था, कुछ नहीं है। पढ़ो तो सही, जानो तो सही क्या था इतिहास। पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो क्या पता लगेगा। यह उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये क्या, निश्चितता, एक तो सस्तापन और निश्चिततापन, सर्टेनिटी, चीप एंड सर्टेनिटी। 20 गज की अच्छी श्रेणी का लट्ठा, मतलब लकड़ी का लट्ठा, एक टंके में बिकता था। ये एक वस्तु जिसकी माप बढ़ नहीं देता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये माप। लेकिन देखो यहाँ पे एक तो टंका जैसे अपन ने देखा, तो ये क्या थे, अपन ने देखा सिल्वर करेंसी था, चांदी का, ठीक है ना, और तांबे की जीतल थी, और माप बढ़नी देता है। बढ़नी कौन सी किताब में, अपने तारीखे फिरोजशाही। अब देखो क्या क्या किया था, बाजार सुधार अपन पढ़ते मार्केट रिफॉर्म्स, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किए क्या क्या, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कितने बाजार स्थापित किए। 3 तरह के बाजार स्थापित, 3 तरह के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए। जैसे अपन ने देखा था रक्त और लूकी लूती के अंदर 4 तरह के अध्यादेश थे। यहाँ बाजार कितने तरह के, 3 तरह के बाजार। आओ देखते हैं कौन कौन से तरह के बाजार। तो 3 तरह के बाजार स्थापित किए, मतलब दिल्ली के अंदर 3 तरह के बाजार, सब जगह नहीं, दिल्ली में, ठीक है। एक बाजार तो था खाद्यान्नों का, फूड ग्रेन्स का। दूसरा था कीमती वस्त्रों का, ठीक है, जो एक्सपेंसिव क्लोथ थे उनका, एक्सपेंसिव क्लोथ का। और तीसरा था घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए, ठीक है ना, घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। अभी अपन देखेंगे कि क्या क्या इनका महत्व था। लेकिन पहले कितने तरह के बाजार, 3 तरह के बाजार। सबसे पहला खाद्यान्न है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है नहीं। जैसे आपने देखा होगा नेपोलियन का बहुत सा कथन है कि आर्मी मार्च ऑन स्टमक, है ना, आर्मी जो है वो पेट पे चलती है। जैसे इंसान चलता है, जैसे आप कदम बढ़ाओ, खड़े होकर आगे कदम बढ़ाओ, तो पहले पेट आगे जाता है, उसके बाद दिमाग आगे जाता है कि नहीं है। तो सेना भी चलती है तो स्टमक मार्च फर्स्ट, ठीक है। तो ये नेपोलियन का कथन था कि सेना का पेट भरा रहेगा और तब सेना के हाथ चलेंगे और दिमाग चलेगा और पाँव चलेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं सेना, काहे की सेना, ये था। तो इसलिए सबसे पहले, और इंसान भी चलता है तो पहले पेट आगे आता है और फिर दिमाग आगे बाद में आता है, ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले खाद्यान्न, फूड ग्रेन, देन कीमती वस्त्र, है कि नहीं। जैसे अपन देखते भी हैं बेसिक नेसेसिटीज, तो फूड, शेल्टर एंड होम, मतलब फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, ये तो फूड, खाद्यान्न, है कि नहीं। फिर क्लोथ, ये खाना चाहिए तन के लिए, फिर चाहिए तन के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा, और फिर एक चाहिए अपन को आशियाना। तो देख लो बेसिक नेसेसिटीज उस समय। दूसरा कीमती वस्त्र आ गया। तीसरा आ गया घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए, ठीक है ना, उससे स्लेव्स एंड मवेशी अपने एनिमल्स के लिए, है कि नहीं। आज अपन बात करते हैं देखो मिक्स्ड एग्रीकल्चर की, है कि नहीं है, तो वही पशुपालन, खेती के साथ साथ मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ऐसे, ठीक है। तो आओ अपन तीनों का अपन महत्व देखते हैं क्या क्या। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था अभी ऊपर पढ़े थे महोत्सव, ऐसे अपन देखेंगे कौन कौन से, जैसे महोत्सव तो निरीक्षण रखता था, आचार निरीक्षण, आचरण पर निरीक्षण रखता था, किसके, जन साधारण की। यहाँ देखो क्या, प्रत्येक बाजार पे एक अधिकारी का नियंत्रण, जिसे शहना कहा जाता था, शहना, ठीक है, शाहना या शहना, शाहना शहना एक ही चीज़ है, शाहना शहना। 3 तरह के बाजार थे, हर बाजार में नियंत्रण किसका, शाहना का।
वह व्यापारियों की एक पंजिका रखता था और तथा दुकानदारों तथा कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। ठीक है, तो बाजारों का हेड कौन? शाहाना। 3 तरह के बाजार, हर तरह के बाजार पे हेड शाहाना। वो एक रजिस्टर रखता था पंजिका, उसमें कौन कौन से दुकानदार है, क्या क्या सामान वो बेच रहे हैं और किस रेट पे बेच रहे हैं, सब उसको नोट रहता था। पंजिका देखो, रजिस्टर दुकानदारों और कीमतों का, कौन सी दुकान क्या बेच रही है और किस रेट के ऊपर बेचेगी, ये काम किसका? शहना का। खादान, कीमती वस्त्र, घोड़ों गुलामों और मवेशी, तीनों के लिए शहना रहते थे अलग अलग। अब अपन देखते हैं सबसे पहले खादान मार्केट की बात जो थी। खादानों की नियमित, एक मिनट थोड़ा जूम कर दो, खादान चल रहे हैं ना। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र है ना, नियमित और सस्ती, आप समझ ही गए कि दोआब क्षेत्र वही गंगा यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र, वो दोआब क्षेत्र। तो दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद, मतलब मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक का प्रदेश है ना, मतलब ये पूरा ये दोआब प्रदेश था, मेरठ से लेकर इलाहाबाद, गंगा यमुना का दोआब प्रदेश जो, और फिर अपन गंगा और फिर गोमती घाघरा के बीच का क्षेत्र देखते हैं वो दोआब सारा। ठीक है ना, तो ये सारा इलाहाबाद कड़ा के पास में, कड़ा जो इलाहाबाद के पास में, तो वहां तक का प्रदेश क्या पूरा अपना क्या दोआब प्रदेश की भू राजस्व की अदायगी सीधे राजस्व को की जाएगी। मतलब ये पूरा जो अपन दोआब प्रदेश कहने मतलब पूरा जो अपन आज यूपी राज्य देखते हैं वो सारा का सारा खालसा के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि पूरी रेवेन्यू कहाँ जाएगी? स्टेट के पास जाएगी। इसका मतलब यह था कि इन प्रदेशों का कोई भी गांव किसी एकता के अधीन नहीं दिया जा सकता था। तो ये पूरा क्या हो गया? ये लैंड, ये खालसा लैंड हो गया। ठीक है, ये चीज तो सबसे पहला तो मार्केट सुधार ही हो गया। ठीक है ना, ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो इस दोआब प्रदेश के अंदर जो भी सामान, जो भी फसल आप उगाओगे, वो सारी फसल कहाँ जाएगी? वो सीधा स्टेट गोडाउंस के अंदर जाएगी। 22 गोदाम आपने जयपुर में देखे होंगे, तो वहाँ क्या है? वो स्टेट के गोडाउन से पूरे 22 गोदाम, वेयर हाउस जो अपने करतारपुरा पे जयपुर के अंदर वो 22 गोदाम। ठीक है ना, 22 गोदाम वो पूरे तो स्टेट वेयर हाउस है। तो वो सारे करते क्या है भाई? आज भी अपन जैसे देखते हैं कि रेवेन्यू प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन उत्तर भारत में ही पूरा है कि नहीं है, खासतौर पे यूपी पंजाब। तो उस समय तो यूपी पंजाब तो ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है, उस समय यूपी जैसे अपन देखते हैं। फिर नो डाउट वेस्टर्न यूपी जो मेरिट देखते हैं वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश हमेशा से उपजा हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बंगाल ऐसे। ठीक है ना, तो यूपी वाला सारा जितना भी रेवेन्यू खाद्यान्न प्रोडक्शन होएगा, वो सारा खाद्यान्न कहाँ जाएगा? वो स्टेट के पास जाएगा, स्टेट के गोदामों में जाएगा ऐसे। ठीक है ना, जमाखोरी को रोकने के लिए बंजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए। जमाखोरी का होर्डिंग जो होती है, ब्लैक मार्केटिंग जो होती है, होर्डिंग, तो कोई होर्डिंग नहीं करे तो बंजारे क्या होते थे? ये जो अपन थल मार्ग जो मैंने बताया, खुरासानी, मुल्तानी, जो थल मार्ग से जाते थे, ओवरलैंड ट्रेड, पंजाब, पाकिस्तान, फिर अपने अफगानिस्तान, देन पर्सिया, ईरान होते हुए पर्सिया, ईरान और फिर आगे तुर्की तक, तो ये बंजारों के हाथ में होता था। तो उनके नाम रजिस्टर में दर्ज होते थे कि कौन क्या ला रहा है, क्योंकि कीमती वस्त्र जो लाते थे बंजारे लेके आते थे, दर्ज किए गए, और उनके एजेंटों तथा परिजनों के नियमों का उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार बनाया गया। देखो परिजन भी आगे लपेटे में। आज हम बात करते हैं करप्शन कैसे रुके, तो एक सजेशन था कि परिजन भी उसकी सजा भुगते हैं। उस परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिले है कि नहीं, किसी भी तरह गवर्नमेंट की सेवाओं का लाभ नहीं मिले, तो देखो परिजनों को इन्वॉल्व किया अलाउद्दीन खिलजी उस समय, आज 8 साल पहले। यूँ इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने भंडार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जा सकता। आपूर्ति में कमी नहीं आने पर इन्हीं भंडारों के अनाज जारी कर दिए जाते थे। जैसे आज हम देखते हैं, मैंने 22 गोदाम का उदाहरण दिया, आज एफसीआई के गोदाम है अपने पास, वो सारी 22 गोदाम एफसीआई के गोदाम है ऐसे। तो देखो आप क्या दूरदर्शिता थी शासक की। तो ये थे अपने क्या खाद्यान्न मार्केट संबंधित। खाद्यान्न का मार्केट लगाया गया, ठीक है ना, खाद्यान्न का मार्केट लगाया गया। मार्केट लगाने पर फिर क्या हुआ? बंजारों के नाम किए गए रजिस्टर और भंडार बनाए गए, फूड वेयर हाउसेज बनाए गए। बरनी, अब देखो क्या फर्क पड़ा। बरनी बताता कि अकाल के समय भी कीमतों में एक दाम, बहुत कम मूल्य का सिक्का था ये कि दाम, वह पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। देख लो अकाल क्यों? क्योंकि पहले ही हमने व्यवस्था कर रखी है, गोदाम भरे हुए हैं, दो आपसे सीधा हमारे पास आ रहा है अनाज ऐसे। ठीक है, बढ़ोतरी नहीं होती थी। फिर देखो बढ़ने कुछ बताते हैं, गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन है ना। जीतल का मतलब वही, जीतल किसकी? तांबे की। टंका किसका? चांदी का। बार बार लिखो उसको। जो 4 जीतल प्रति मन, अच्छी किस्म का चावल 5 जीतल प्रति मन बिकता था। फिर ये क्या है, देखो ये जीतल और टंके की जैसे बात है कि 48 जीतल का एक टंका होता था। भाई टंका जो है ना, टंका ये चांदी की होती थी, तो कंपेरेटिवली ज़्यादा मूल्यवान है।
और जीतल जो होता था, जीतल ये तांबे का होता था। तो एक टंके के अंदर 48 जीतल हुआ करते थे ईहो, क्योंकि भाई चांदी की जो होती थी, चांदी की कंपेरेटिवली महंगी है और तांबे की सस्ती होती थी, ऐसे है। तो एक टंके में 48 जीतल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका क्या है, ये जो कॉइनेज सिस्टम जो है, तो इनमें एक तो करेंसी का नाम और फिर करेंसी का जो मटेरियल था वो कहाँ का था और फिर उसकी वैल्यू कहते हैं दोनों की कंपेरेटिवली। आज जैसे अपन देखते हैं एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये उस समय तक का ऐसा ही। ठीक है, बर्नली लिखता है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। ये जो मैंने बताया ना, ये बर्नी ने अपनी किताब देखी थी क्या, तारीख फिरोजशाही, तो अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व, सर्टेन, सस्तापन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्थायित्व। ठीक है ना, तो ये स्थायित्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये अपन ने सारा देखा खाद्यान्न के अंदर क्या क्या अपन को माइक्रोवर्ड ध्यान रखने। देखो, एक तो ये दोआब खाद्यान्न जो दोआब के अंदर होते सीधा खालसा के अंदर है ना, एक तो दोआब, दूसरा अपने बंजारे और तीसरा अपने ये भंडार। फर्क क्या पड़ा अकाल के समय, तो दोआब, अनाज और भंडार। ठीक है, मतलब दोआब, बंजारे और भंडार, ये याद रखना, दोआब, बंजारे, भंडार, ये 3 हो गए अपने माइक्रोवर्ड। ठीक है, और ये करेंसी वाला तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बाजार देखते हैं कीमती वस्त्र वाला। तो देखो, नो डाउट कीमती वस्त्र जो थे, कीमती वस्त्र का सीधा संबंध आम जनता से नहीं था, लेकिन जैसे अपन ने देखा अमीर वर्ग है कि नहीं, तो अमीर वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट था, तो अलाउद्दीन ने उनकी भी जो डिमांड थी उसका भी ध्यान में रखा, जनसाधारण के साथ साथ इलीट वर्ग का भी। दूसरी वस्तुओं, खासतौर पर बेशकीमती कपड़ों, सुगंधियाँ जो परफ्यूम्स होते हैं आदि की कीमत सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन कीमतें भी निर्धारित की गई जिनका कारण, उनकी कीमतें भी निर्धारित की गई जिनका कारण शायद यह था कि इन चीज़ों को ऊंची कीमतों का प्रभाव दूसरी चीज़ों की कीमतों पर पड़ता था, या हो सकता है काम अमीरों को खुश करने के लिए किया गया। एक तो दूसरी चीज़ों पर भी जैसे पड़ता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, और दूसरा अमीरों पे इसका एक पॉजिटिव मैसेज है अमीरों के लिए। ऐसे देश के विभिन्न भागों से नफीस किस्म के कपड़े, नफीस किस्म क्या होते हैं, फिल्मसी कपड़े बोलते हैं, फिल्मसी, FLIMSY, मतलब जो पारदर्शी कपड़े होते हैं वो, मतलब अच्छी क्वालिटी के, बिल्कुल पतले, थिन वन। नफीस किस्म के कपड़ों को दिल्ली है ना, दिल्ली लाने के लिए मुल्तानी व्यापारियों को भारी रकम में पेश की जाती थी। फलतः दिल्ली उत्तम कोटि के कपड़ों का एक बाजार बन गया। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि कपड़े कहाँ से आते थे, कपड़े कौन से व्यापारी लेकर थे, मुल्तान के व्यापारी लाते थे दिल्ली के अंदर, और फिर दिल्ली से पूरे भारत के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, खासतौर पर दक्षिण भारत में। ठीक है, तो मुल्तानियों को पेशगी दी जाती थी। पेशगी का मतलब क्या होता है, एडवांस के अंदर उनको पैसे दिए जाते थे कि तुमको कीमती कपड़े लेके आने हैं मुल्तान से, ईरान, मुल्तान, तुर्की, सीरिया, यहाँ से लेके आना। ये ओवरलैंड ट्रेड हुआ करता था, और दिल्ली में लाना, और फिर दिल्ली से वो साम्राज्य के अन्य भागों में जाते थे। मतलब दिल्ली से मतलब सस्ते खरीद के ले जाते और दक्षिण भारत में महंगे दामों में बेचते थे। फिर आप बोलो सर अलाउद्दीन खिलजी वो निश्चित था, तो वो उत्तर भारत के अंदर ही जाता था, दक्षिण भारत में इतना कंट्रोल नहीं था, है ना, क्योंकि दक्षिण भारत में बताया अलाउद्दीन खिलजी में इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ऐसे। ठीक है, तो ये उत्तम कोटि कपड़े का सबसे, मतलब दिल्ली उत्तम कोटि के कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, इन कपड़ों की कीमतें निश्चित रहती थी तथा सभी स्थानों के व्यापारी इनकी खरीद बिक्री के लिए दिल्ली पहुंचते थे, तो दिल्ली कपड़ों के व्यापार का केंद्र बन गया। आज भी अपन देखते हैं पालिका बाजार, चांदनी चौक है कि नहीं है कपड़ों का। यहाँ सस्ते दामों में खरीद कर इन उत्तम कोटि के कपड़ों को वह अन्यत्र भारी दामों पर बेचते थे। तो ये अपने कपड़ों के संबंध में ध्यान रखना। माइक्रोवर्ड्स क्या है, एक तो अमीर वर्ग, दूसरा मुल्तानी व्यापारी, और तीसरा दिल्ली। तीसरे तरह का बाजार किस तरह का था, बिल्कुल सही आपने पहचाना, कौन सा, घोड़ों का, गुलामों का, मवेशियों का। तो घोड़े किसने, अरे घोड़े तो यार सेना को खाना खिला दिया खाद्यान्न से, अब जाओ दुड़ुक घोड़े पे और रेड करनी है। तो तीसरा बाजार अपना है किसका, घोड़ों का। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए खास महत्व रखता था। देखो, कीमती का वस्त्रों का तो नहीं रखता, लेकिन घोड़ों का रखता है, सुल्तान के लिए खास महत्व रखता था, क्योंकि सेना के लिए उचित कीमतों पर अच्छे नस्ल के घोड़े की आपूर्ति की बिना सेना की कुशलता कायम नहीं रखी जा सकती थी। सेना जरूरी है, और सेना क्यों जरूरी मैंने बता ही दिया, साम्राज्य विस्तार, मंगोल आक्रमण, विद्रोह हो रहे हैं साम्राज्य में, इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए। गुजरात विजय के कारण अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति में सुधार हुआ। गुजरात विजय 1298 अपन देखते हैं, जहाँ से मलुक काफूर को पकड़ा था। ठीक है, तो सुधार हुआ, क्यों, गुजरात पोर्ट सिटी था इसलिए।
तो पर्सिया से वहाँ से आते थे पोर्ट से और फिर आगे आते थे वो दिल्ली की तरफ। अच्छी नस्ल के घोड़े केवल राज्य को ही बेचे जा सकते थे, अच्छे किस्म के। खच्चर तो कोई भी ले लेगा, अच्छे किस्म का घोड़ा केवल स्टेट को मिलेगा, क्योंकि स्टेट को चाहिए सेना के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अव्वल दर्जे के घोड़े की कीमत 100 से 120 टंका तय की, जबकि सेना के काम ना आने वाले टट्टू की कीमत 22 से 25 टंका रखी गई। रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो बार बार टंका आ रहा है। चांदी है, एक टंके में कितने जीतल? 48 जीतल। ठीक है, मतलब जीतल में अक्षर भी ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ज़्यादा है, 48 है। 3 अक्षर है तो 4 से स्टार और 48, ऐसे याद रखो। मवेशी और गुलामी की कीमतों का नियमन कड़ाई से किया जाता था। बंडे ने उनकी कीमतें तफसील से, मतलब तसल्ली से बताई हैं। अब देखो गुलाम क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्यकालीन जो अपन समाज देखते हैं उसमें गुलाम व्यवस्था थी। और मवेशी किस लिए? वो भी एक इकोनॉमी का पार्ट होता है। उसने मवेशी और गुलामी की कीमतों के साथ साथ दी है। किसने? बंडी ने, तारीख फिरोज में। इससे मालूम होता है कि मध्यकालीन भारत में गुलामों की एक आम प्रथा के तौर पर भारत में गुलामों की एक आम प्रथा के तौर पर स्वीकार किया जाता था, है ना, गुलाम रखना ऐसे। तो ये अपन ने तीसरा तरह के बाजार के अंदर देख लिया। घोड़े क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि सेना के लिए इंपॉर्टेंट, घोड़े, गुलाम और मवेशी। ओके, तो तीनों तरह के बाजार यहाँ तक अपन ने देखे। क्या देखे? खादानों का देखा अपन ने, खालसा, बंजारे, और पहले तो 3 तरह के बाजार, खादान, कीमती वस्त्र और गुलाम, घोड़े, गुलाम और मवेशी। सबसे पहले अपन ने खादान में देखा। खादान के अंदर क्या देखा? दोआब देखा, देन बंजारे देखा, और तीसरा अपन ने क्या देखा कि भंडार बनाए गए और अकाल के समय में वृद्धि नहीं हुई। कीमती वस्त्र में अपन ने क्या देखा? अमीरों को खुश करने के लिए। ठीक है, और कपड़ों का बाजार बन गया दिल्ली, और मुल्तानी व्यापारियों को पेशगी दी जाती थी, और उस कारण दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र बन गया कपड़ों का खास तौर पर। घोड़े सेना के लिए रखे जाते थे, गुजरात विजय के बाद ईजी हो गया व्यापार घोड़ों का। ठीक है, और मवेशी भी इम्पोर्टेंट, और गुलामों की एक लिस्ट देता है, गुलामों की जो प्राइस लिस्ट है वो बढ़नी देता है, और इससे पता लगे स्लेव जो एक ट्रेडिशन था वो कॉमन था मिड इंडिया के अंदर। फिर अपन देखते हैं और जो क्या क्या थे, मतलब अपन जो मैंने क्या बताया, अपन पढ़ रहे थे मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म्स देखा अपन ने। फिर मार्केट रिफॉर्म्स में सबसे पहला हिस्सा था 3 तरह के बाजार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स में अभी तक अपन ने पढ़ा है 3 तरह के बाजार। अब आगे देखो मार्केट रिफॉर्म्स में और क्या क्या था। उत्पादन लागत की जो प्रोडक्शन कॉस्ट उसके अनुसार प्राइसिंग रखी गई। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो आ रही 100 रुपये और बेचने के लिए तुमने मजबूर कर दिया उस प्रोड्यूसर को 10 रुपये में, वो 90 रुपये कहाँ से लाएगा? फिर वो कालाबाजारी चालू होगी, मिलावट चालू होगी। तो बिल्कुल एक व्यवहारिक बात अलाउद्दीन खिलजी ने रखी, जितनी तुम्हारी लागत आ रही उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, जिससे व्यवहारिक उत्पादक को भी तो कोई मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, प्रोड्यूसर को भी। वो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्यों का नियंत्रण मनमाने ढंग से ना करके, मनमाना नहीं कि नहीं दे दो सस्ते में, अरे फिर देखो से लागत क्या रही, मनमाने ढंग से ना कर उत्पादन लागत के आधार पर था, है ना। तो ये चीज़ देखो, ये प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी कितनी प्रैक्टिकलिटी हर चीज़ में, है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पे प्राइस आपने फिक्स किए। राशनिंग व्यवस्था क्या होती है? जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी दो। ठीक है, जैसे कैंटीन सिस्टम बताया, फेयर प्राइस शॉप जो है वो सारी राशनिंग व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू की। राशनिंग मतलब बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में दिया जाए, कम मात्रा में दो और बिल्कुल फिक्स प्राइस पे दो, तो राशनिंग व्यवस्था होती है। अन्न भंडार, जैसे अपन ने बड़ा जो सरकारी भंडार थे वो मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना, जैसे अकाल अभी अपन ने पढ़ा था, फेमाइन, सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शासकीय अन्न भंडार बनाए। ये देख लो, गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, जैसे आज अपन देखते हैं FCI के होते हैं उस तरह। तो देख लो FCI को सीख कहाँ से मिल रही है 8 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी। इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में ही निकलता था। नेक्स्ट देखते हैं सरकारी ऋण। अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण पेशगी उपलब्ध करवाया, ताकि वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीद सकें और बाजार में लाके निश्चित मूल्य पर बेच सकें। कहाँ? दिल्ली में। नसीब कपड़े अपन ने पढ़े थे। ठीक है, ये देखो। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सराय अदल। सराय अदल क्या था? न्याय का स्थान, है ना, न्याय का स्थान। निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार। तो सराय अदल क्या था? ये बाजार था न्याय का क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीमतें बिल्कुल आपको वाजिब सस्ती मिलेंगी। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसके अनुसार ही मिलेगी, उत्पादन लागत के अनुसार बिल्कुल सस्ती। ठीक है, तो ये सराय अदल कहा जाता था। क्या? न्याय का स्थान। जैसे आपने देखा सराय का मतलब होता है एक चौकी,
है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या सराय, सराय अदल मतलब न्याय का ये स्थान है, ठीक है, सराय, सराय अदल। तो ये जो व्यापार स्थापित किए थे, सॉरी बाजार स्थापित किए थे अलाउद्दीन खिलजी, उनको बोलते थे खासतौर पर कपड़ों के व्यापार को सराय अदल, या सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। सरकारी धन मतलब जो अपन पेशगी दे रहे थे मुल्तानी व्यापारियों को, वो खासतौर पर कपड़े के बाजार को, सराय अदल। फिर क्या है, एक नवीन विभाग की स्थापना करी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी मतलब दिल्ली के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान ए रियासत, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दीवान ए रियासत, ठीक है ना। तो बाजार नियंत्रण पर जो रखता था और आर्थिक मामलों पे जिसकी खास नज़र रहती थी, आर्थिक इकोनॉमिक अफेयर्स पे, वो था दीवान ए रियासत। ये दीवान ए मुस्तखराज नहीं है, दीवान ए मुस्तखराज रेवेन्यू का आएगा, ये क्या दीवान ए रियासत। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट को, और ये कन्फ्यूजन एग्जामर की फेवरेट है। ये मैच द फॉलोइंग में आता है, दीवान ए रियासत इकोनॉमिक अफेयर्स, दीवान ए मुस्तखराज लैंड रेवेन्यू, मुस्तखराज का वास्ता केवल लैंड रेवेन्यू से, और दीवान ए रियासत ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऐसे दीवान ए रियासत व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखता था, मार्केट के ऊपर नियंत्रण रखता था, और दीवान ए मुस्तखराज रेवेन्यू पे। दीवान ए मुस्तखराज आगे आएगा जब अपन आगे देखेंगे, वो है मुस्तखराज। तो खराज क्या होता था, खराज रेवेन्यू होता था, अपन देखेंगे खराज खुम्स, तो खराज ये भू राजस्व से संबंधित था, लैंड रेवेन्यू से, ठीक है ना। इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं था दीवान ए मुस्तखराज का। तो खराज अपने आप में रेवेन्यू था, इसे ऐसे याद रखो। और दीवान ए रियासत मार्केट मर्चेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन परवाना निवीस परमिट अधिकारी। परवाना निवीस कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अधिनियम था परवाना निवीस परमिट देने वाला अधिकारी। जैसे आज अपन देखते हैं कि सेल्स टैक्स ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, है कि नहीं, तो परमिट देते हैं, लाइसेंस देते हैं, है ना। ये अधिकारों से संबंधित था परवाना नवीस, परमिट देने वाले वर्गों की नियुक्ति से संबंधित था परवाना नवीस। अधीक्षक क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल को शहदा या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। किसे, मलिक कबूल, है ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। ये मलिक काफुर नहीं है, देखो आप, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने कबूल है बोला। ये काफुर नहीं है, काफुर तो कौन था, मिलिट्री, दक्षिण भारत के आक्रमण, जिसे गुजरात से पकड़ा था हिंजड़ा। और ये मलिक कबूल कौन है, मार्केट्स का हेड। तो दीवाने रियासत मलिक कबूल, ठीक है। शहना कौन, परमिट देने, परवाना नवीस, ठीक है। और शहना कौन था, मार्केट्स का हेड। तीनों तरह के मार्केट थे, हर मार्केट का हेड शहना, जो पंजीका रखता था, ऐसे, ठीक है। तो ये थे अपने कौन से, सबसे पहले अपन ने आर्थिक के अंदर कौन सा पढ़ा, बाजार सुधार, बाजार सुधार के अंदर। नेक्स्ट आएंगे अपने भूमि सुधार, है ना। नेक्स्ट देखो ये भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, कृषि सुधार, ठीक है। तो बाजार सुधारों के अपन ने ये देखा, तो देखो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। बाजार सुधारों के अंदर अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने बाजार सुधार में देखा कि सस्तापन इंपॉर्टेंट, सस्तापन से इंपॉर्टेंट था निश्चितता, सर्टेनिटी। सबसे पहले अपन ने देखा 3 तरह के बाजार, क्या, खाद्यान्नों का, कपड़ों का, और घोड़े, गुलाम और मवेशी। खाद्यान्न में अपन ने 3 देखा, दोआब देखा, एक तो दोआब चीज़ देखी अपन ने, ठीक है, खालसा। दूसरा अपन ने बंजारे देखे, तीसरा अपन ने भंडार देखे, राजकीय भंडार, जो अकाल के समय में वृद्धि नहीं। कीमती वस्त्र अपन ने अमीरों से, दिल्ली से मुल्तानी व्यापारी। घोड़े अपन ने देखे कि सस्ते, मतलब गुजरात विजय, मतलब सेना गुजरात विजय। और गुलाम अपन ने देख लिया कि आम प्रथा बन गई। उत्पादन लागत देखा अपन ने, राशनिंग व्यवस्था देखी, अन्न भंडार देखे, सरकारी अन्न भंडार, सरकारी ऋण दिया जाता मुल्तानी व्यापारियों को। सराय अदल, न्याय का स्थान बाजार के लिए, खासतौर पर कपड़े वाले बाजार। नवीन विभाग की स्थापना करी, क्या, दीवान ए रियासत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बिल्कुल नहीं गोली काट लिखोगे, बिल्कुल ये आंसर। नवीन विभाग, दीवान ए रियासत, परवाना नवीस, परमिट देने वाले अधिकारी, और अधीक्षक मलिक कबूल। ये 9 बिंदु हैं टोटल जो अपने बाजार सुधार से रिलेटेड है। 3 तरह के बाजार और 3 तरह के बाजारों के बाद ये सारे बिंदु, ऐसे इनका रिवीजन अपन को करना है। तो इसको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरह से पढ़ो। अब ये सारा पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। चैप्टर 7 जो एनसीईआरटी का, ऐसे नहीं आएगा उसमें, बहुत गचड़ बचड़ है, ठीक है। तो ये अपन ने सबसे पहला सेगमेंट देखा, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार देख रहे थे, देखो मन, ये देखो मैंने टॉपिक यहाँ से चालू किया था अपन ने, आर्थिक सुधार। सबसे पहले अपन देखे बाजार सुधार, अपन देखे। नेक्स्ट के अंदर अपन देखेंगे भूमि सुधार या कृषि सुधार, ठीक है। अभी अपन ने सिर्फ बाजार सुधार ही देखे हैं, देखो बाजार सुधार। बाजार सुधार में सबसे पहले 3 तरह के बाजार, फिर ये 3 तरह के बाजारों पर चर्चा करी, फिर दूसरा बिंदु उत्पादन लागत, तीसरा राशनिंग, चौथा अन्न भंडार, 5वां सरकारी ऋण, 6वां सराय अदल, 7वां दीवाने रियासत नवीन विभाग, 8वां परवाना निवेश, 9वां अधीक्षक। नेक्स्ट अपन देखेंगे भूमि सुधार या कृषि सुधार। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से इसके ऊपर होल्ड बनाओ, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चीज़ है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे अपन भूमि सुधार या कृषि सुधार। ओके।